हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। उत्पल चौधरी सर के साथ हमने देश दुनिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो चर्चा की थी, पार्ट 1 उसका आप देख चुके हैं। पार्ट 2 की आज बारी है। इसमें बारीकी से आप समझ पाएंगे कि मंदी 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 की जो बात कही गई है उसमें सच्चाई कितनी है। मंदी आती है तो भारत क्या इससे अछूता रह पाएगा? पहली बात, मंदी आ भी रही है या नहीं आ रही है, ये सारी बातें आपको समझाएंगे इन्वेस्टिंग माइंड के फाउंडर उत्पल चौधरी सर। वरिष्ठ पत्रकार हैं, दशकों लंबा उनका अनुभव है पत्रकारिता का। अब अर्थव्यवस्था के मामले में वो क्या कह रहे हैं, पार्ट 2 में मैं आपको दिखाने जा रही हूं। इसके अलावा रिक्वेस्ट यही कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक करो और चलिए आपको दिखाती हूं पार्ट 2। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अमेरिका में मंदी आई, यूरोप में मंदी आई तो उसका भारत पर कितना असर होगा। मेरी नौकरी सुरक्षित रहेगी या नहीं? मैं नौकरी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे देश में भाई बंधुओं की रहेगी या नहीं, ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जनवरी 2026 में एक रिपोर्ट आई थी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की, PLFS। उसने ये बताया है कि बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हुई है भारत में, खासकर जनवरी में, और ये बताया गया कि ये 5% हो गई है। खेती और कंस्ट्रक्शन जैसे जो ग्रामीण सेक्टर हैं, शहरों की बात अभी नहीं की गई है, लेकिन ग्रामीण सेक्टर में मंदी सर्दियों में आई भारत में। दिसंबर में 4.8% ये थी बेरोजगारी दर, जो कि जनवरी में बढ़कर के 5% हो गई। मेरी चिंता ये है कि क्या ये बेरोजगारी दर जो बढ़ी है भारत में वो 5% से क्या 8% तो नहीं हो जाएगी, 10% तो नहीं हो जाएगी, 12% बेरोजगारी तो नहीं आ जाएगी भारत में? नहीं, इतना नहीं होता है। अच्छा, दूसरी, भारत का इकॉनमी जो है वो डेवलपिंग वाला है, जबकि 2008 में देखिए आप, जब रिसेशन आया था अमेरिका में पूरी तरीके से, भारत में कुछ भी नहीं हुआ। शेयर बाजार गिरा था 60%, उसके बाद से DIs का फॉर्मेशन हुआ और तमाम चीज़ हुआ, लेकिन रिसेशन नहीं आया क्योंकि कंजम्पशन बढ़ा दिया गया। मैं एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात बोल दूं, लोग कहते हैं उस समय तो मनमोहन सिंह थे, अब निर्मला सीतारमण है। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। देखिए, मनमोहन सिंह और निर्मला सीतारमण से कुछ नहीं होता है। वो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है देश को, जो है एक सिस्टम होता है, एक पूरा देश ऐसा थोड़ा होता है कि जो है कांग्रेसी कहते हैं हमारे PM अर्थशास्त्री थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। उसमें क्या होता है कि देश को जो है, अब ठीक है, उन्होंने भांप लिया, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने चीज़ों को भापा, सब कुछ किया, वो तमाम बातें हैं। लेकिन आप जैसे जान लीजिए कि 91 में जो इकॉनमी खोला गया था, जो हमारा रुपया को उसने डिप्रिसिएट किया 2 बार में, जिसके कारण जो है फिर से इकॉनमी जो रिवाइव हुई, तो वो जो मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव जो किए थे, वो तो वर्ल्ड बैंक और IMF के दबाव पे हुआ था। ऐसा थोड़ा था कि वो अपने मन से कर लिए थे। वर्ल्ड बैंक और IMF ने कहा कि हम आपको पैसे नहीं देंगे जब तक आप अपने करेंसी को डिवैल्यू नहीं करोगे। हाँ। तो 2 बार में किया गया था, 20 या 21% हुआ था 2 बार में। उसके बाद से चीज़ें आई, फिर जो है तमाम जो है आपको जो है FIs पैसे लाने लगे, शेयर बाजार खुला, 92 में FIs का पैसा आना शुरू हो गया। तो वो तमाम चीज़ें हैं। तो ठीक है, उन्होंने भाप लिया था, वो चीज़ है। देखिए क्या होता है कि आपको कंजम्पशन बढ़ाना होता है, कि अगर आपको मंदी का खतरा है तो आप खर्च बढ़ा दीजिए तो लोगों के हाथों में पैसे जाएंगे, लोग ये होंगे, तो वो चल जाएगा। अच्छा, अमेरिका में मंदी होगा, उसका पूरा का पूरा मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा भारत में, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका की मंदी उठकर यहाँ चली जाएगी। उसका अपना कहानी है, उसकी अपना चीज़ें हैं। भारत की अपनी कहानी है। दूसरी बात कि भारत के पास जो जनसंख्या है वो बहुत ज़बरदस्त है, कंजम्पशन जो है यहाँ बहुत ही भयानक है। 142 करोड़ जनता खाना भी खाएगी तो इकॉनमी ऐसे ही बढ़ जाएगा। और दूसरी बात की जो हमारा जो GDP है उसमें से 60% से भी ज़्यादा जो है हम अपने लोकल इससे चलते हैं। हाँ। जो लोकल चीज़ों से हम जो है सर्वाइव करते हैं, तो हम पे उस तरीके से असर नहीं होगा जो बाकी दुनिया पे आधारित है। अगर कोई किसी का GDP जो है दूसरे कंट्री पे अगर आधारित है वो, तो उस पर असर पड़ेगा, नो डाउट। लेकिन हमारा चूँकि कम है तो इसलिए हम पे असर पड़ेगा जरूर, लेकिन कम पड़ेगा। बेरोजगारी और रोजगारी तो बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, वो तो चलता रहेगा। वो तो नौकरियां तो AI भी खा सकता है। अभी इस वक्त जो सिचुएशन चल रहा है, ठीक बात, जैसा देखा जा रहा है कि देखिए BPO तो पूरी तरीके से खत्म हो गया, BPO का कोई नामो निशान नहीं है। अब जो कोडिंग वाला भी जो काम कर रहा था, जो एंथ्रोपिक्स का जो आया है, उसने कि कोडिंग जो है वो खुद कर रहा है, तो जो कोडर वगैरह जो रहते थे वो नौकरियां खत्म हो जाएगी। लेकिन वो क्या होता है, कुछ समय के लिए होता है, बाद में आ जाता है। क्योंकि एंथ्रोपिक ने जो है एक जॉब का डाटा निकाला, उसने कि लिखा कि भाई मुझे 100 पोस्ट के लिए नौकरी चाहिए। तो किसी ने उसमें कमेंट्स लिखा कि आपका कोडिंग ही कोड कर रहा है, तो आपको क्यों चाहिए नौकरी? हाँ। तब उसने बताया कि
कुछ भी हो जाए हमें इंजीनियर चाहिए। साथ में जैसे कि जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई, जब शेयर बाजार में जब धड़ाम से गिर गया एंथ्रोपिक के बाद से, तो उसने ये कहा कि भाई हमें जैसे प्लम्बर की ज़रूरत होती है उसी तरीके से एआई में प्लम्बर की ज़रूरत होगी। और भारत जो है प्लम्बिंग का काम करता है एआई में, टेक्निकल में। जो हमारे जो करते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी है वो क्या है, एक तरीके से मेंटेनेंस का काम कर रही है। कोई ऐसा इनोवेशन तो करती नहीं है वो सब। तो मेंटेनेंस के काम के लिए हमें ज़रूरत होगा, तो वो चीज़ें होती हैं। और क्या होता है, जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आता है, नया चीज़ आता है, तो उसमें लगता है कि नौकरियां खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब कंप्यूटर भी आया था तो यही लग रहा था कि नौकरियां खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर वो कुछ देर के लिए सेटबैक होता है, 1 आध साल 2 साल के लिए होता है, बाकी सिस्टम उस तरीके से चल जाता है कि वो चीज़ें हो जाती हैं। मुझे याद है सर, जब कंप्यूटर आया था उस समय ये कहा गया था कि बहुत सारी नौकरियां भी जाएंगी। मुझे याद है बैंक के कर्मचारियों ने बहुत हड़ताल की थी कि कंप्यूटर बैंक में ना प्रवेश करें। मुझे मीडिया में याद है, जो सीनियर्स हैं वो हमेशा बताते हैं, क्योंकि पहले वो टाइपराइटर पे अपनी खबरें टाइप करते थे, तब टीवी तो था नहीं, अखबार थे। तो उनका ये कहना था कि उनको ट्रेनिंग दी गई थी और बाकायदा बिठा के टाइपिंग सिखाई गई थी, कंप्यूटर सिखाया गया था, और तब भी यही कहा गया था कि बहुत लोगों की नौकरी जाएगी। नौकरी उनकी ही गई जिन्होंने कंप्यूटर नहीं सीखा। जिन्होंने सीख लिया तो वो एक भ्रम फैलाने की कोशिश ज़रूर हुई थी, लेकिन लॉन्ग रन में तो हमने देखा नौकरियां और बढ़ी ही। आगे बढ़ने के पहले, क्योंकि आप वैसे ही हालांकि कह चुके हैं, मैं इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ कि मैं पटना में पढ़ाई करता था। 2 भैया थे, वो आए, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर मिला था इंजीनियरिंग कॉलेज में। वो सिविल लेना चाहते थे, मिला नहीं, मैकेनिकल मिला नहीं, तो सबसे रद्दी था वो कंप्यूटर वाला और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मिल गए। तो दोनों भैया आते थे मेरे यहाँ साइकिल चला के और रोते थे कि हमको जो है मिला नहीं कुछ यार, हम फंस गए, बर्बाद हो गए। बाद में हमने पता किया कि भैया वो दोनों भैया हैं कहाँ। हाँ। तो एक जो है कैलिफोर्निया में उनके पास कोठी है, और एक का जो है न्यू जर्सी में कोठी है, और किसी बहुत ही टॉप रैंक में जा चुके हैं वो। तो वो साइंस से जो टेक्नोलॉजी बदला है, और जैसे कि हम और आप बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए ये टेक्नोलॉजी नहीं होता, आप भी यूट्यूब चैनल चला रही हैं, मैं भी रिटायर होकर यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। हाँ। तो ये अगर आप मतलब ये टेक्नोलॉजी नहीं होता तो क्या करते? मैं RWA का इलेक्शन लड़ रहा होता ना। तो ये चीज़ जो है, ये टेक्नोलॉजी जो है, हाँ। उसने देखिए क्या किया, उसने सिर्फ जॉब ही क्रिएट नहीं कर रहा है, वो जो है आपको बिजनेसमैन भी तैयार कर रहा है। आज यूट्यूब ही एक छोटा सा चीज़ है, आप सोच लीजिए जरा सा कि उसने कितने लोगों को जॉब दिया, कितने लोगों को जो है 25 लाख के आसपास जो बताया जा रहा है कि वो अर्न कर रहे हैं। तो वो 25 लाख लोग तो आए ना। बिल्कुल। तो ये जो एआई और तमाम चीज़ जो होगा, ये चीज़ों को जो है और डेवलप करेगा। या अभी जैसे एआई आ गया, मान लीजिए हम ग्राफिक्स बना लेते हैं एआई से, आप भी बना लेते हैं, तो ये चीज़ थोड़ा ना कि हम नौकरी खा लिया। इन फ्यूचर सर हो सकता है कि आपका कोई अवतार एआई वाला आए, मेरा भी आए, और वो दोनों ही आपस में बैठ के पॉडकास्ट करें। बिल्कुल, ये एक नया इनोवेशन हो जाएगा, हमें नहीं बैठना पड़ेगा। हाँ, ये हो ही गया है, ये तो वही है। तो इसलिए उन चीज़ों से डरने का नहीं होता है। वो जो भी चीज़ आता है वो थोड़ा सा सेटबैक होता है, आदमी डरते हैं हल्का सा, लेकिन जो है अल्टीमेटली जो है वो फायदेमंद ही होता है। एआई नौकरी खाएगा या नहीं खाएगा, उससे तो डर कम लगता है। लेकिन ये जो बीच बीच में रॉबर्ट कियोसाकी कह देते हैं कि मंदी आएगी, मंदी आएगी, मंदी आएगी। आपने भी कहा कि मुझे ठीक से तो आंकड़ा नहीं पता, पर मुझे लगता है बीते 5 साल में 40 मंदी तो वो बता चुके हैं अब तक। लेकिन अभी ताज़ा जो उनका बयान है रॉबर्ट कियोसाकी का, वो ये कह रहे हैं जॉइंट क्रैश आएगा। जाइंट क्रैश की उन्होंने बात की है, बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट उन्होंने किया है, अगर आपने भी उस ट्वीट को पढ़ा होगा। और 17 तारीख को उनका ये ट्वीट आता है, और पूरे विश्व में मुझे लगता है इसको लेकर के बातें होनी शुरू हो गई। तो क्रैश मार्केट में होगा या नहीं होगा ये एक बात है, वो ये कह रहे हैं जाइंट क्रैश होगा। मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि ये लोग क्रैश कैसे देखते हैं। क्रैश जो है, जो देखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए 2008 में जो देखा गया, तो वहाँ बैंक का फ्रॉड था जो माइकल बड़ी ने पकड़ा, वो क्रैश में बदला। या जो 2008 में .com बबल जो हुआ, उसमें क्या हुआ कि भाई कंपनियां जो थी पैसे लेकर इधर उधर लेफ्ट राइट कर रही थी, लगा नहीं रही थी। जैसे एआई में भी पैसे लग रहे हैं ना, वो पैसे लग नहीं रहे थे, तो पैसे का फ्रॉड हो रहा था। उसी तरीके से 1929 में भी उसी तरह का कंडीशन था, तो क्रैश आया। अभी जो क्रैश है वो क्रैश कैसे आएगा? ये सब जो जितने इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, इनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि भाई आप किस आधार पे कह रहे हो कि आपका मन बोल रहा है कि क्रैश होगा तो क्रैश हो जाएगा।
इकोनॉमी टाइटनेस रहेगा, वो तो हम बोल ही रहे हैं कि जीडीपी और सामने जो रेशियो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है, हाँ। तो वो टाइटनेस रहेगा। दूसरी बात की आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि गोल्ड को $42.2 पे उसने रखा हुआ है, फेड के पास जो भी चीज़ें हैं, अगर उसको उस गोल्ड को उठाकर वो जो है 8,000 अगर इसके आसपास कर दे, 100 के आसपास कर दे, तो वो आपका जो है फेड के पूरे बैलेंस शीट को बैलेंस कर देगा एक तरीके से। तो वो कई सारी चीज़ें हैं। हाँ, संघर्ष रहेगा, संघर्ष करना होगा, क्योंकि आपको अपनी इकॉनमी को जो है उस चीज़ से बाहर निकालना पड़ेगा। जो अमेरिका जो कोशिश कर रहा है, तो उसमें क्या है कि एक तो जो है कि वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की बात कर रहा है, जो कि मुश्किल है उसके लिए, वो चीज़ तो दिक्कत है, क्योंकि चाइना के सामने आप टिक नहीं पाएंगे। दूसरा होता है कि आप जो है बाकी जो स्टेबल कॉइन और तमाम चीज़ों को लेकर जो चीज़ें कोशिश कर रहा है, वो अब वो देखते हैं किस तरीके से सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन इस समय कोई भयानक क्रैश हो जाएगा, मार्केट टूट जाएगा, गिर जाएगा, वो मुझे इस वक्त नहीं दिख रहा है। अब 6-8 महीने के बाद तस्वीर दूसरी होगी, ये होगा। और रॉबर्ट कियोसाकी साहब 2013 से बोल रहे हैं कि आएगा आएगा, अब आएगा आएगा आएगा, तो उसके बाद से भेड़िया आ गया। मेरे स्टार्ट में एक में थी, वो शेयर बाजार में बोलती थी 2008 के बाद से ही, जब क्रैश होने के बाद से क्रैश आएगा क्रैश आएगा क्रैश आएगा, और एफडी में पैसे रखी वो सब दिन, उसके बाद से पैसे कितने मल्टीप्लाई हो गए लोगों के। तो क्रैश तो आएगा, एक ना एक दिन आएगा, किसी ना किसी, चूंकि इकोनॉमी का एक पार्ट होता है, इकोनॉमी जब चाल चलती है, इकोनॉमी चलते 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 फिर ऊपर चला जाता है, हाँ। और उसके बाद से फिर वो नीचे गिरता है, स्मूथ है। जैसे कि वो छोटे छोटे कर्व बनते हैं, जो कर्व बनते बनते ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता होता ऐसे इकोनॉमी चल रहा है। उसके वजह से ये हो गया छोटा सा, फिर एक बड़ा हो जाता है, 20 साल 30 साल में यूं बड़ा होने लगता है, तो वो होने लगता है। तो वो करते करते एक फेज आता है जहाँ पे फिर नीचे गिरता है। वो फेज अभी नहीं आया है, वो फेज आएगा, वो इकोनॉमी का पार्ट है, वो आएगा, आने वाले समय में आएगा। लेकिन ऐसा ये लोग जैसा बोल रहे हैं कि 2026 में आ जाएगा, वो मुझे नहीं दिख रहा है। 2026 में इस समय नहीं दिख रहा है, लेकिन टाइटनेस है। अब क्या होता है कि छोटा जो आता है डिप, वो 5 से 6 साल में आ जाता है, उससे बड़ा डिप जो है 10 साल में आता है, कोविड काल में अभी गुजरा है। उसके बाद से फिर एक आ जाता है 20 से 25 साल में आ जाता है। तो 2008 में जो आया है, तो 2028 के आसपास दिखना चाहिए। 20 साल 2028 से लेकर 2035 के बीच में वहाँ पे एक दिखना चाहिए कि किस तरीके से, और वहाँ पे आप पॉलिसी के तहत किस तरीके से उसको टालते हैं नहीं टालते हैं, वो अलग फैक्टर है। लेकिन ये कैलकुलेशन आपकी 35 के आसपास वाली कैसे बैठी? वो एक ऐसे ही अंदर जो कैलकुलेशन देख रहा था, हाँ। कि जैसे कि आप मान लीजिए देख लीजिए 70 के आसपास आया, हाँ। 70 के आसपास आया, पेट्रो क्राइसिस हो गया, उसके कारण आया। उसके बाद से 2000 आप इसको क्राइसिस नहीं बोलेंगे, रिसेशन नहीं बोलेंगे 2000 वाले को, वो .com बबल था, वो बबल बस्ट हुआ था, वो रिसेशन नहीं था। उसके बाद से फिर आपको 70 के बाद आया 2009 में, है ना, 30 साल मतलब 28-29 साल के बाद आया। तो अब वहाँ से जोड़ लीजिए 28-29 साल, तो 35 के आसपास। हाँ। मतलब अगर इसी कंडीशन पे अमेरिका का चलता रहा और इसको संभाल नहीं पाया, तो 5 से 6 साल के अंदर वो क्रैश जैसी स्थिति बनेगी। अभी इकोनॉमी डिप हो सकता है। हाँ। 20% गिरना जो है ना, हाँ। जैसे शेयर बाजार को अगर आप लोग इकोनॉमी से जोड़ लेते हैं, अगर शेयर बाजार 20% गिर जाता है तो वो रिसेशन नहीं है। रिसेशन मतलब कि 60% गिरे, 70% गिरे, 80% गिरे, 20% पे आपका जो आपने जो शेयर्स खरीदा था, 100% का शेयर जो है 20 रुपये का हो जाए, या आपने लाख रुपये लगाए थे, वो लाख रुपया जो आपका 30,000 हो जाए, 40,000, 70% गिरेगा तो उसको रिसेशन बोलते हैं। 20% 30% गिरेगा तो उसको रिसेशन नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे कि भाई थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, कि स्लो डाउन हुआ है ये कहेंगे 20 से 30% को। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है कि जब भी कोई बुल रन होता है किसी भी चीज का, उसमें 20 से 30% करेक्शन आम बात होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 70% अगर होगा तो वो होगा। अच्छा, दूसरी बात की मैं व्यूवर्स को लेकिन ये बता दूं कि गणित के मामले में उत्पल सर बहुत शानदार हैं, उनके प्रशंसक तो इस बात को जरूर जानते हैं। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो मुझे लगता है आज के पॉडकास्ट में आप भी ये बात समझ जाएंगे। आपने रॉबर्ट कियोसाकी को सुना, बहुत से बड़े बड़े दूसरे अर्थशास्त्रियों को भी आपने सुना है जो लगातार ये कह रहे हैं मंदी आएगी मंदी आएगी मंदी आएगी। उत्पल सर ये कह रहे हैं अगर आएगी, ये हालांकि बहुत जल्दी हो जाएगा, पर उनकी कैलकुलेशन, अंदाजा, भविष्यवाणी ये कह रही है कि 35 तक आ सकती है।
अभी तो नहीं है, और 35 तक तो पता नहीं मैं कितने पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाली हूं। मतलब 28 के बाद से हम बता रहे हैं कि 28 के बाद से एक बार देखना पड़ेगा फिर उस समय। हाँ। कि ये देखिए, मंदी को आप 5 साल पहले नहीं प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वो आप 1 आध साल पहले दिखने लगेगा। जैसे कि आपको मतलब ये होगा कि हम लोग स्टार न्यूज में थे 2007 के आसपास, हमारे एडिटर थे मिलिंद खांडेकर, उसको जाके हमने बोला कि सर एक मॉर्गेज क्राइसिस दिख रहा है अमेरिका में, रिसेशन आएगा। मैंने बोला, आपने कहा? मैंने कहा था। उन्होंने अशोक वेंकटरमनी थे सीईओ, उनको जाके बोले, और आप जान लीजिएगा कि स्टार न्यूज में पूरी तैयारी हो गई मंदी को निपटने के लिए। और उस समय जब मंदी आया, पेपर टॉयलेट सब बंद हो गए, कॉफी वॉफी जो मिलता था फ्री का सब बंद कर दिया गया। पहले कॉस्ट कटिंग के नाम पे, अच्छा पहले ही बंद कर दिया। पहले जब हमने बोला कि सर मंदी दिख रहा है, हाँ। तो मिलिंद का भी इकोनॉमिक्स अच्छा है, तो मिलिंद जाके स्टडी किए, बोले क्या बात कर रहे हो? तो हम बोले सर दिख रहा है वहाँ पे मॉर्गेज क्राइसिस दिख रहा है इसका कुछ, तो या कि मंदी आएगा। तो उसके आकर मिलिंद जी गए, उसको देखने के बाद आए, फिर सर खुजलाते हुए बोले कि हाँ यार सही में हो रहा है। तो फिर वो सीईओ के पास गए, हाँ। और बोले कि ऐसे से मंदी आएगा, नौकरी नहीं जानी चाहिए, कॉस्ट कटिंग कीजिए अभी से। तो कॉस्ट कटिंग कर दिया गया। नौकरी गई थी कि किसी की नहीं, एक आदमी की नौकरी नहीं गई थी, और प्लानिंग हम लोगों ने पहले से कर लिया था। और मैंने सारे शेयर बेच दिए थे, जो है उस समय 0 शेयर पे था मैं। तो हमें भी बता दीजिएगा सर आगे जब मंदी आने वाली होगी। तो उस समय 0 शेयर पे बेच दिया था, हालांकि वो मेरा गलत डिसीजन था, क्योंकि जब नीचे जब गिरा 60% के आसपास, तो मैं खरीद नहीं पाए। तो जो भी बातें थी, लेकिन ये था कि उसमें वो दिखने लगता है आपको 6 महीने 8 महीने 1 साल पहले दिखने लगता है। अच्छा, मंदी के लिए जो सबसे एग्जाम्पल क्या है, आपके पास 3 महीने का समय होगा। जैसे ही जीडीपी माइनस में जाएगा, फर्स्ट अगर गया तो आप समझिएगा कि भाई मंदी के दरवाजे पे है ये। अगला जीडीपी अगर माइनस पे गया तो हो जाएगा। तो आपके पास 3 महीने का वक्त है। 3 महीने में अगर वो फिर से अगर आप स्टडी करने लगे इकोनॉमी को, तो आपको तो आउटलुक पता चल जाता है कि भाई हाँ ये मंदी की तरफ ही बढ़ रहा है। हाँ। अगर लगेगा कि नहीं भाई ये रिवाइव कर गया, चला गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, 1,30,000 नौकरियां मिल गई। दिसंबर में जो था, नौकरी सबसे बड़ा पहला इंट्रो होता है उस चीज का। मंदी का जो अलग अलग जो दहलीज होता है उसमें से नौकरी एक है। तो नौकरी 4.4 लोगों ने की है, सारे इकोनॉमिस्ट ने। 4.3 आ गया, 0.11% मैटर करता है इन चीज़ों पे। आप कहिएगा क्या है भैया, तो अब वो क्या कहाँ मंदी है उसमें, आप नौकरियाँ कहाँ से पैदा होगी? नौकरी गिर जाना चाहिए ना। हाँ, नौकरी 40,000 1,30,000 की जगह अगर 30,000 हो जाता तो हम कहते कि भाई मंदी के दहलीज पे खड़ा है। तो मापदंड तो होना चाहिए ना। हाँ। अच्छा, इन्फ्लेशन तो ये मौका भी होगा और ये हाँ इन्फ्लेशन जो है उसका 3% के आसपास है। थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लेशन है, नो डाउट, जो है वो इन्फ्लेशन ज़्यादा है, लेकिन इन्फ्लेशन 2% के आसपास रहना चाहिए। तो 2% से 50% ज़्यादा है वो इन्फ्लेशन। ठीक है। 2% से अगर 4% पे चला जाएगा, वो 100% होगा, तो हम कहेंगे कि हाँ ये मंदी के दहलीज पे आ रहा है। कुछ तो डाटा देना, मतलब इतने बड़े। अच्छा, दूसरा क्या होगी, अच्छा हर बार कोई जो बोला है ना, हर बार कामयाब नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि माइकल बड़ी साहब जो है, उसने जो है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, आईटी कंपनी में उसने वो कर लिया, नाम भूल गया मैं, उसने जो है शॉर्ट कर रखा है कि ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, वो कंपनी मजबूत चल रही है। तो क्या होगा कि उनका दांव इस बार फेल हो जाएगा, क्योंकि जब उसने जब लगाया, शॉर्ट किया, तो मैंने सोचा कि मैं भी शॉर्ट मार देता हूँ उस पर। जो उसने खुलेआम आकर बोला कि मैंने शॉर्ट किया है, हाँ। तो मैंने सोचा कि इसको स्टडी करता हूँ, हाँ। क्योंकि इसने शॉर्ट किया है। आपने भी शॉर्ट कर दिया था? नहीं, हम नहीं करते। हमने देखा कि उसको स्टडी किया कि क्या ये सही है, तो मुझे लगा नहीं, इसका दांव गलत साबित हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति आकर बोल रहा है कि हमने शॉर्ट किया है, तो पहला नंबर तो वही हो गया कि वो अपने डिसीजन पे गड़बड़ हो गया है। क्योंकि नहीं, ये जिसने कहा कि मैंने शॉर्ट किया है, उसने कुछ दिखाया भी था कि मैंने किया है। कागज माइकल बड़ी बहुत बड़े हैं, जिसने 2008 में शॉर्ट किया था, जो 6,000 करोड़ रुपया कमाया था। हाँ। उसी ने एक जो है इसकी कंपनी नाम भूल गया मैं, उसमें किया। तो जब उसको पढ़ा मैंने, तो मुझे कहीं नहीं दिखा कि अभी वो कंपनी बर्बाद होने वाली है, तो उसका पैसा फंस जाएगा। और उसने जो किया है अमाउंट, वो कम अमाउंट का किया है, बहुत ही कम अमाउंट का। अब से देखिए, उससे भी आपको इंटेंशन पता चलता है इन लोगों का कि क्या है। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी बोले कि भाई हमने 600 ईगल वो खरीद लिया। हाँ, तो 600 केजी स्क्रीनशॉट दिखाया भाई उन्होंने। हाँ, 600 केजी 600 केजी कितना हुआ? 600 केजी जिस रेट में खरीदा उसने 84 के आसपास में, वो 15 से 16 करोड़ के आसपास हो गया। 15 से 16 करोड़ रुपया रॉबर्ट कियोसाकी के लिए क्या है? चांदनी चौक का व्यापारी खरीद लेगा जाकर। रॉबर्ट कियोसाकी जो इस चीज को,
उसने अपने फेस सेविंग के लिए 15 करोड़ का एक दांव लगा दिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, पर वो ये भी तो कह रहे हैं ये दाव मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि सिल्वर $200 चला जाएगा, वो साथ के साथ ये भी बोल रहे हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं, तो अगर $200 जाएगा तो उनको 1,500 करोड़ लगाना चाहिए ना। ठीक बात है, जब आप इतना श्योर हैं। 15 करोड़ आप लगा रहे हैं, 600 केजी का कितना हो गया, 600 और 2.5 लाख रुपया केजी हो गया, तो 25 लाख, 2.5 करोड़ 100 केजी का, और 15 करोड़। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि 200 चला जाएगा 84 से, तो आपका जो है लगभग 150 गुना बढ़ रहा है। अच्छा, मैंने नहीं सोचा इस तो ढंग से। 15 करोड़ जो है आपका, आप वहां लगा देते 1,000 करोड़। ठीक बात। तो आपका हो जाता जो है 2,500 करोड़ एकदम। तो 1,500 करोड़ का फायदा होता है ना। 15 करोड़ में लगा के उसको 22 करोड़ का फायदा हो रहा है। हाँ। रॉबर्ट कियोसाकी जैसे आदमी के लिए 15 करोड़ क्या है? हाँ? ये नोएडा में जहाँ आप कर रहे हैं, यहाँ पे मकान मिलने वाला है 15 करोड़ का भी। हाँ, इधर सामने एटीएस वाले बना रहे हैं 9 करोड़ या 10 करोड़ का उसने लॉन्चिंग किया था। हाँ, तो ये क्यों भ्रम फैलाने की कोशिश की? ये सब फ्रॉड आदमी सब हैं, ये सब फ्रॉड हैं, ये सब मीडिया में रहने के लिए ये सब बदमाशी करते हैं। आप सोचिए ना कि भाई इतने बड़े शख्स हैं, इतना बड़ा, उनके पास कितना वो दावा करते हैं, 15,000 फ्लैट है। यही कहते हैं ना 15,000 या 1,500 जो भी है आंकड़ा, हाँ। कि हमने उतना फ्लैट खरीदा है। हाँ। 15,000 फ्लैट है तो कम से कम वो आदमी जो है लाख करोड़ से ऊपर का आदमी है। और हम तो करोड़ में बात कर रहे हैं ना सर, वहां तो डॉलर है। डॉलर तो है। हम तो 15 करोड़, जब हम 15 करोड़ को छोटी रकम बोल रहे हैं तो उनके लिए हाँ, और छोटी है। और छोटी है। तो आप उस तरीके से सोचिए कि ये सब जो है फ्रॉड आदमी है। तो इसको आप उस नजरिए से देखिए कि ये सब जो है ना लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को जो है ना मिसगाइड करते हैं। लेकिन आप गाइड करने का काम कर रहे हो, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप फटाफट से पहले लाइक करो पॉडकास्ट को। ये खबर मैंने भी सुनी थी सर, पढ़ी थी, ध्यान भी दिया था, और मुझे लगा कि जब बंदा निवेश कर रहा है और कह रहा है कि $200 जाएगा और इसीलिए मैंने चांदी में निवेश किया है, तो मतलब कुछ सोच के ही होगा। लेकिन अब ये मुझे पॉइंट समझ में आया कि $200 की बात और ये जो निवेश की वो बात कह रहे हैं, वो एक तरह से उनके लिए तो चिल्लर ही है। जब आप इतना श्योर हैं किसी चीज को लेके, तो इतना कम निवेश क्यों कर रहे हैं? आप फटाफट से लाइक करो पहले पॉडकास्ट को। अब ये पूरा मंदी आएगी मंदी नहीं आएगी ये हम छोड़ के टॉपिक और अगर आगे बढ़ें, तो मुझे ये बताइए कि ट्रंप और पुतिन के बीच में क्या चल रहा है? पुतिन साहब अब वापस से मान गए हैं कि जी हम तो डॉलर में फिर कारोबार करना शुरू कर रहे हैं। ट्रंप साहब पुतिन जी की फोटो लगा देते हैं। तो ये क्या मित्रता वापस से बढ़ रही है? ट्रंप को भी समझ में आया कि मैं गलत था, और क्या पुतिन को भी ये समझ में आया कि बिना डॉलर के तो काम बनने वाला है नहीं, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब मैं वापस से डॉलर में काम शुरू करूंगा? देखिए, ट्रंप को अगर आप देखिएगा, बाकी नेताओं के साथ जो उसका बिहेवियर है, और जो है आपके चाइना के हेड के साथ जो शी जिनपिंग के साथ जो बिहेवियर है, तो वो तो पावरफुल कंट्री है। रसिया तो अभी पावरफुल है नहीं, लेकिन पुतिन के साथ जो उसके संबंध जो उभर के आते हैं, वो बड़े याराना टाइप के उभर के सामने आते हैं। अब उसके पीछे अलग अलग कहानियां हैं, वो कहानी तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में तो बताइए सर। नहीं, अब उसमें जैसे कहा जाता है कि बड़े जबरदस्त दोस्त हैं, एक दूसरे के आदमी हैं, और इस टाइप के जो भी है वो उसका हम नहीं कह सकते उसका हाँ। जो है, लेकिन जो भी है दोस्ती दोनों की बड़ी, मतलब ट्रंप की उसकी दोस्ती है, वो चीज़ रिफ्लेक्ट होता है उनके तमाम बातों से। तमाम चीज़ यूक्रेन और तमाम चीज़ों को लेकर देखिए, डिप्लोमेसी के तहत आपको बोलना पड़ेगा, वो बात अब वो बोल रहा है। अब क्या है कि रसिया के साथ जो बात आ रही है कि वो डॉलर सिस्टम में वापस लौट रहा है, हाँ। ये ब्लूमबर्ग ने खबर छापी। ब्लूमबर्ग ने क्रेमलिन के मेमो के हवाले से खबर दिया कि वो डॉलर सिस्टम में लौट रहा है, क्योंकि $300 बिलियन के आसपास उसका फ्रीज किया हुआ है अमेरिका ने। जब 2022 में रसिया यूक्रेन वार शुरू हुआ तो उसको फ्रीज कर दिया। साथ में उसका जो गोल्ड रखा हुआ है बैंक ऑफ इंग्लैंड में, वो भी फ्रीज हो गया है। अब अमेरिका का कंडीशन इस वक्त उस तरीके से है नहीं। अमेरिका में है क्या कि अमेरिका कह रहे हैं, रसिया का कंडीशन अभी उस समय है नहीं, क्योंकि इस समय क्या हुआ कि यूक्रेन ने बाद में जब हमला चल रहा था उनका, तो यूं ही चल रहा था हमला, लड़ाई कर रहे थे, उसके बाद उसने क्या किया, उसके पेट्रोल वाले इस पर अटैक करने लगा, तो उससे 15% के आसपास जो है उसके पेट्रोल प्रोडक्शन में दिक्कत हो गई रसिया का। दूसरी बात कि इंडिया वाला इशू हो गया, अलग अलग इशू हो गया, ईरान वाला इशू हो गया, तो तेल बेचकर जो रसिया लड़ाई लड़ रहा था, जो ट्रंप भी कह रहे हैं, उसमें थोड़ा सा इकॉनमी में पीछे गया है, नो डाउट। तो इकॉनमी में कोई पीछे जाता है तो बीच का रास्ता देखा जाता है। अब बीच का रास्ता जो है, अब चूंकि पुतिन को, अब पुतिन है, बॉस है वो, तो उसको अपना भी शान बना के रखना है। तो अब ये डील अगर बढ़ता भी है तो किस तरीके से बढ़ता है, क्या जाता है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ खिचड़ी तो पकड़ी है। क्योंकि ब्लूमबर्ग की खबर के बाद तास न्यूज़ में
अब उसके जो सेंट्रल बैंक के जो हेड थे उनका बयान आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हम डॉलर सिस्टम में नहीं जा रहे। लेकिन फिर उसके बाद से एक खबर छपती है कि जो है जो पुतिन चाहते हैं कि ये शर्तें हैं उसकी मानी जाए। तो ये सब चीज़ चल रहा है, काफ़ी कुछ चल रहा है, कसमकस है। लेकिन जो भी है वो उसमें मेरे को जो बू दिख रही है, इसमें दुश्मन वाली बू दिख नहीं रही है। रसिया और अमेरिका के बीच में वो एक जो है दोस्ताना वाला बू आ रहा है जो है, लेकिन नेगेटिव प्रोस्पेक्ट में आ रहा है। तो वो चीज़ में उस पर नज़र रखना होगा। मुझे ये भी समझाइए कि किसी देश के लिए आज के समय में क्या ये संभव भी है कि अगर वो डॉलर में व्यापार ना करे तो बहुत लंबा सरवाइव कर पाए? अगर हम युआन की बात करें, क्योंकि मैंने जब पढ़ा तो ये पाया कि कुछ इंडियन करेंसी में भी व्यापार हुआ था, हालांकि ठीक है वो बहुत कम मात्रा में था। बहुत लंबे समय के लिए न सिर्फ रशिया, किसी भी देश के पास ये संभावना क्या बची होती है कि डॉलर में व्यापार नहीं करूंगा या कसम खा लें और फिर सरवाइव भी कर जाएं? नहीं, पूरी तरीके से आप डॉलर से अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी डॉलर का 57% है जो IMF केस ने जो कहा था, 5% युआन का है तो 62 हो गया। बाकी 38% में दुनिया की तमाम करेंसी है, जिसमें भारत भी हम करते हैं, रुपीज़ में करते हैं और जो भी करते हैं रूबल में होता है और ये सब तमाम चीज़ों में होता है। तो 38% तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, लेकिन 100% कोई डॉलर सिस्टम में जैसे रसिया भी नहीं कर रहा है। लेकिन बाकी जो कंट्री जो हैं वो उस तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, और जो अमेरिका को नाराज़ कर सके ऐसा दिख नहीं रहा है। क्योंकि देखिए चीन के साथ भी जब ये हुआ कि चीन की जो सबसे कमज़ोर कड़ी है वो है पेट्रोलियम, क्योंकि उसके पास तेल है नहीं और उसका जो कंजम्पशन है वो 7 गुना बढ़ चुका है पिछले 20 साल में। तो तेल के लिए वो डिपेंडेंट है जो है बाकी गल्फ में या वेनेजुएला पे था और कनाडा पे है। कनाडा से उसकी दोस्ती बढ़ी है। तो वेनेजुएला से जो तेल वो मंगवाता था वहाँ पे जाकर अमेरिका ने कब्जा कर लिया, तो वो तेल मिलना बंद हो गया एक तरीके से। लेकिन उसके बाद से ये कहा गया है कि आप तेल लीजिए लेकिन युआन में नहीं, डॉलर में। तो डॉलर में जो चीज़ें हैं तो अमेरिका का जो डॉलर है उससे पूरी तरीके से जीरो करना मुश्किल है मेरे ख्याल से। वही कर सकता है जो है रसिया कर सकता है, जो है चाइना कर सकता है, हम लोग तो नहीं कर सकते।